चलिए, तो अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट। ये सीरीज एलसीआर सर्किट क्या है हम लोग समझेंगे और यहाँ पे हम लोग एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को लिख देते हैं। एसी वोल्टेज इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब हम लोग ये टॉपिक लिख चुके हैं और हम लोग अब इस पे लिखना स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। तो सबसे पहले here we have an AC source applied to a circuit. AC source E applied to a circuit in which there is an inductor, capacitor and a resistor। ठीक है, जिसमें एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर से हम लोग बना देते हैं। फिगर बनाने के बाद थोड़ा सा हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर एक इंडक्टर लगा हुआ है और ये E है आपका, और ये क्या है, रेजिस्टर। ये है इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टेंस का वैल्यू L और ये कैपेसिटेंस का वैल्यू C। ठीक है, तो इस तरह से लगा हुआ है। तो ये चीज देख रहे हैं आप, सीरीज में लगा हुआ है। हाँ, एक साथ लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है। तो हम लोग लिख देते हैं which are connected in series, जो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। द AC voltage V is given as V is equal to Vm sin ओमेगा टी। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, वोल्टेज का सोर्स ऐसा ही रहेगा जो अल्टरनेटिंग टाइप का है। तो हम इसमें निकालेंगे क्या, वही करंट निकालना है और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है। जैसे सब में निकाले थे उसी तरह से इसमें भी निकालना है। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने का है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा है, V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी हो गया। अब द inductor have self inductance value बड़ा L, capacitor with capacitance C and resistor with resistance बड़ा R। ठीक है, तो ये आपका सबका वैल्यू आपको दिया हुआ है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब उसके बाद जो आगे बढ़ेंगे तो वहां पे किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेट एट टाइम t
थोड़ी टाइम टी पर, थोड़ा देरी लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम के बाद टी पर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट is Q and the current in the circuit is I. ठीक है, करंट क्या है? I. Then at that time T, applying Kirchhoff's लूप लॉ, KLL भी कहते हैं इसको, किरचॉफ्स लूप लॉ। हम लोग क्या करते हैं, नेट ईएमएफ जो होता था उसको हम लोग क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का सम को क्या करते थे, जीरो कर देते थे। तो इसमें जो मेरा आता था E माइनस एल डी बाई डी टी इज इक्वल टू आर आई प्लस क्यू बाई सी। ये कैपेसिटर के लिए, ये रजिस्टर के लिए, ये इंडक्टर के लिए। तो ई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाई सी प्लस आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, ऐसा हो गया ई का वैल्यू। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ये आपका ईएमएफ का वैल्यू हो गया। ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। चलिए यहां तक इसको उतारिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस ई को हम लोग भी लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हम लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लिखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख देते हैं। कुछ पॉइंट है इसलिए इसको पहले मिटाया जाए। अब लिखते हैं we have E is equal to V is equal to potential of the source, इसीलिए V is equal to RI प्लस Q बाई C प्लस L DI बाई DT। ठीक है, तो V जो आपका है वो तो VM साइन ओमेगा टी है, तो हमको निकालना क्या होगा, I निकालना होगा ना। तो I निकालने के लिए हम दो तरीका से निकालेंगे। ठीक है, पहला तरीका से हम लोग निकालेंगे कि इसको हम लोग फेजर डायग्राम से बना देंगे। फेजर डायग्राम से कैसे बनाएंगे हम लोग समझेंगे अभी। और दूसरा क्या करेंगे, एनालिटिकल मेथड एनालाइज करके इसको बनाएंगे और फाइनली हम लोग इक्वेशन को उसका लेकर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दो मेथड कौन सा है और पहला मेथड की तरफ बढ़ते हैं। वी कैन सॉल्व द इक्वेशन बाय two method. First by phasor diagram and other by analyzing the equation। ये दोनों तरीका से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेजर डायग्राम की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो है हम लोग का फेजर डायग्राम, मेथड ऑफ फेजर डायग्राम। एक चीज हम बता रहे हैं, फेजर डायग्राम में कहीं कहीं पे आई और भी जो लिखे थे उसको आई भी को थोड़ा सा हार्ड रंग में लिखिएगा। ठीक है, डार्क करके लिखिएगा। वो फेजर है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी टाइप का है, वो डायरेक्शन में बता रहा है, तो इसीलिए हम लोग वेक्टर लिखते हैं या फिर उसको
ज्यादा डार्क करके लिखते हैं वो दोनों तरह से वेक्टर ही होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क करके लिख देंगे V और I को। ठीक है, जहां पर भी फेजर का डायग्राम बनाए हैं और यहां पर भी हम लिखेंगे फाइनली, वो आप देख लीजिएगा। तो मेथड ऑफ फेजर डायग्राम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और फेजर डायग्राम से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब आगे उसके बाद लिखें। फेजर डायग्राम लिख लिए हैं, मेथड ऑफ फेजर डायग्राम। अब उसके आगे नीचे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। As we know that all the equipment is connected in series। ठीक है, सब तो सीरीज में कनेक्टेड है। सो द current in whole equipment will be same but not the potential difference or voltage। potential difference or the voltage। ठीक है, यानी करंट सब जगह सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। तो लेट द करंट इन द circuit is I is equal to Im sin omega t plus I। देखिए वोल्टेज तो V is equal to Vm sin omega t है, तो करंट का हो सकता है कि वोल्टेज से कुछ ना कुछ फेज हो, फेज एंगल हो। तो ये जो फेज एंगल है तो वो फाई मान लीजिए हो सकता है, तो इसी फॉर्म में रहेगा। हो सकता है फाई 0 भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मान के चलते हैं कुछ फेज है तो फाई हम लोग उसके जगह पे लिख दिए। कोई ना कोई फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में है। अच्छा, ये वोल्टेज किसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज। वोल्टेज यहाँ पे हर जगह का सेम नहीं है, वोल्टेज इस सोर्स का वोल्टेज से बात कर रहे हैं। तो सोर्स का वोल्टेज से ये जो करंट जो है इस सर्किट में, उसके बीच का एक फेज डिफरेंस है, वो फेज डिफरेंस फाई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इसको लिखिए पहले। अब यहां लिखते हैं here the current I have phase difference of phi with the source voltage, not any other voltage। ठीक है, कोई दूसरा वोल्टेज से नहीं। The voltage across each equipment is different and let VR, VC and VL be the potential difference across resistor, capacitor and inductor respectively। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Therefore, अच्छा एक चीज, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है
वो सब का यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ना चाहेंगे, यहाँ इसका इसका इसका, तो जोड़ेंगे तो इसका पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर किरचॉफ्स लूप लॉ से, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ, VR प्लस VC प्लस VL इज इक्वल टू V। ये V किसका हो गया? ये सोर्स वोल्टेज का हो गया, ठीक है, सोर्स वोल्टेज। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन आया। अब हम लोग क्या करते हैं कि फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो करंट जो है हम ऐसा मान लिए कि उसका फेज डिफरेंस फाई है, लेकिन किससे है फाई? इसके वोल्टेज से, इस सब के वोल्टेज से नहीं, इसका सब अलग वोल्टेज है। अच्छा, एक चीज और की है कि सब का वोल्टेज को जोड़े तो इसका वोल्टेज के बराबर है, ताकि किरचॉफ्स लूप लॉ यही करता है, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, सबको एक बार जोड़ देंगे तो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग इसको पहले लिख दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फेजर डायग्राम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ताकि फेजर डायग्राम ऊपर बनाएंगे तो थोड़ा सा आसान होगा बनाना और अच्छा बनेगा। RCLE, ठीक है, वैसा ही फिगर था। अब हम लोग लिखते हैं as we know that the electric current and voltage in the circuit always remains in phase। in phase मतलब फाई का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम लोग जो बना रहे हैं कि भी बनाए, ठीक है, ये भी बनाते हैं। देखिए ये जो भी लिखिएगा इसको थोड़ा गाढ़ा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बनाए, तो जो करंट होगा रजिस्टर वाला करंट, अच्छा ये जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है आपका? वो वोल्टेज है रजिस्टर वाला वोल्टेज, नेट वोल्टेज नहीं है। समझिए इसको अच्छा से। इस रजिस्टर में जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल होगा, वही आपका करंट के फेज में होगा। यानी कि दोनों के फेज में कोई भी, मतलब फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज है रजिस्टर का, तो ये जो वोल्टेज रजिस्टर का है और इसमें जो करंट होगा वो पूरे का होगा। ये तो करंट तो पूरे का है, ठीक है। तो ये जो करंट है आई, ये तो आपका सेमी फेज में होगा, तो इसलिए जिधर VR होगा उधर ही आई हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज इन द सर्किट always remain in phase, so in the given circuit, ऐसे लिखते हैं, in phase वो इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज ऑफ द रजिस्टर, इन द सर्किट हटा दीजिए, इससे कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। वोल्टेज ऑफ द रजिस्टर ऑलवेज रिमेन इन फेज। तो जिधर वोल्टेज होगा उसी साइड में उसी का फेज में क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। तो ये तो इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। नाउ हम लोग अभी देखे थे कैपेसिटर जो था, वो कैपेसिटर में जो करंट था वो π/2 पहले था, ठीक है। हम लोग ऐसा डायग्राम देखे थे ना, आपको बता रहे हैं, ऐसा डायग्राम देखे थे कि वोल्टेज इधर था तो करंट किधर बन रहा था, ऐसा बन रहा था कैपेसिटर में, ये ओमेगा टी होता था। हाँ, यानी वोल्टेज क्या है? करंट से पीछे है π/2,
करंट पाई बाय 2 इधर आगे है या वोल्टेज करंट से पीछे है पाई बाय 2, सेम ही मतलब हुआ। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं, अब इस करंट को हम लोग आईटीसी को हम लोग क्या मानेंगे, आइडियल मानेंगे, और इसी से कंपेयर कर करके क्या करेंगे, बाकी दोनों वोल्टेज लिख देगा, ताकि यहां पे वोल्टेज हमको लिखना है तीनों का। करंट तो हमारा एक ही है सब जगह, तो करंट तो लिखेंगे नहीं फेजर डायग्राम में सब जगह। अभी हम लोग सिर्फ क्या करना है कि करंट एक को लिख दिया, और करंट से क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज लिख देंगे, कैपेसिटर का किधर आएगा और इंडक्टर का किधर आएगा। तो हम लोग कैपेसिटर में देखते हैं वोल्टेज क्या है, करंट के पीछे आ रहा है। नाउ वी नो दैट वोल्टेज ठीक है, वोल्टेज ऑफ द क्या कहते हैं, कैपेसिटर इज बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2 और 90 डिग्री। Similarly, for inductor, the voltage is ahead पाई बाय 2, एक बिहाइंड हो गया था, एक अहेड हो गया। तो इससे कैपेसिटर वाला जो वोल्टेज है वो तो इधर हो जाएगा BC, ठीक है, पाई बाय 2 इधर, ठीक है, बनाने में इसको समझ में आ रहा है आपको। और जो मतलब VL जो हो जाएगा वो किधर हो जाएगा, इसके पीछे हो जाएगा, है। यहां बात समझ में आ रहा है, ये डायग्राम कैसे बनाए हम, फेजर डायग्राम, ठीक है। हम लोग क्या किए, कैपेसिटर को इधर बना दिए, पाई बाय 2 करंट इधर ले लिए और इंडक्टर को इधर ले लिए, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, उतारिए इसको। यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जो है I का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, I ऐसे लेते थे IM साइन ओमेगा टी प्लस 5 फेज डिफरेंस, यानी 5 फेज डिफरेंस है, तो ये जो हो गया ओमेगा टी प्लस 5 बाय 2, पहले यहां ले लेंगे, मतलब 5 ले लेंगे, ओमेगा टी प्लस 5, ये तो करंट जैसे होगा इस तरह से ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये VL को भी इसी साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो पूरा एक इधर आ गया और एक परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ये आ गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे और नेट वोल्टेज निकाल लेंगे। समझ में बात आ रहा है। नेट वोल्टेज कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट वोल्टेज, कि ये वोल्टेज का कंपोनेंट इधर ले लेंगे, ठीक है, इसको माइनस में करेंगे तो नेट वोल्टेज आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टेज VR तो इधर है ही, तो ये जो नेट वोल्टेज है वो ऐसा आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, ये ओमेगा टी प्लस 5 है, इसको हम लोग लिखते हैं, बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहां पे एक और लाइन बनाना है हमको। अब देखिए, ये मान लीजिए इसको जब इधर लेंगे तो एक फिगर इधर और बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रहने दीजिए, ओमेगा टी प्लस 5, इसको अलग फिगर बनाए। तो ये जो फिगर बनाएंगे ये आ जाएगा VC। देखिए पहला चीज कि ये जो VL है और ये VC है, तो VL और VC क्या है, ये डार्क में लिखा हुआ है, डार्क में यानी वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा तो VC प्लस VL भी लिख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि इधर से तो देखा जाए तो माइनस VL होना चाहिए था, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में लिखे हैं, तो वो जब इसमें लिखे हैं ना वेक्टर के फॉर्म में इधर साइड में, तो अपने आप एडजस्ट करके इसको नेगेटिव कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे VC प्लस VL भी रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस नहीं आया है, ये बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन अपना होता है, तो इसका नेगेटिव डायरेक्शन होगा, जो बाद में VC माइनस VL अपना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, VR तो आपका ऐसे है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। और ये एक दूसरा का परपेंडिकुलर है कि नहीं है, ये भी दिख रहा है। तो हमको क्या करने का है कि जब नेट वोल्टेज निकालना है तो नेट वोल्टेज कहीं यही दोनों के बीच से आएगा। अच्छा, जो नेट वोल्टेज जो है वो ये वाला V के बारे में बात कर रहा है, ये जो V होगा ना यहाँ पे, वो वाला V के बारे में बात कर रहा है, जो सोर्स वोल्टेज है V, ये V होगा, ठीक है।
काहे कि सब वोल्टेज को जोड़कर ये वाला वोल्टेज बना था। हम लोग क्या लिखे थे, याद करिए, VR प्लस VC प्लस VL इज इक्वल टू V लिखे थे। ये सब डार्क में है, सब वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली में है, तो सब वोल्टेज में के रिजल्टेंट वोल्टेज वेक्टर के फॉर्म में लिखे, तो वो मिलके क्या बन रहा है, ये वोल्टेज, यानी कि ये VL इधर आ गया है, तो VC VL VR सब मिला के नहीं एक वोल्टेज बना है। तो ये वोल्टेज नेट वोल्टेज भी हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट भी फिगर से भी दिख रहा है हमको, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज जो V जो था यहाँ पे, उसका वैल्यू क्या था, V इज इक्वल टू VN साइन ओमेगा टी था। हाँ, तो ये ओमेगा टी यहां से यहां बनाता होगा, ये पूरा ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये वाला जो पूरा हो जाएगा वो फाई हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है, कैसे हो रहा है ये चीज समझ में आ रहा है आपको। चलिए ये सी चीज को वहां पर लिख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो डाउट लिखिएगा। अब देखिए कि हमको क्या करना है, नेट वोल्टेज निकालने का है ना। अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, we take the voltage VL along direction of VC and then we find the resultant vector as the voltage of source and V is equal to VR plus VC plus VN, ये तो हमको पता ही नहीं, मतलब VL, ठीक है, सब डार्क में, ठीक है। अब नाउ भी, अच्छा ये जो VR है ये मैक्सिमम वैल्यू होता है ना, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको दूसरा रंग से लिखते हैं, ये हो जाएगा VRM, इसको यहां पे लिख दीजिएगा VRM, इसमें नहीं लिखा, ताकि उसमें तीनों अलग अलग लिखा हुआ है ना। ये क्या हो जाएगा VRM, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा VRM, ये समझ रहे हैं, ये लिंक वाला बात कर रहा है। और ये क्या हो जाएगा VLM, ये क्या हो जाएगा VCM, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, इसको लिख दीजिएगा VM, ठीक है। अब देखिए नाउ VM इज इक्वल टू, और ये देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक कर ले, VCM माइनस VL मतलब VLM, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो गया। ये फिगर को थोड़ा अच्छा से विजुलाइज कीजिए, इसमें थोड़ा सा फिगर में देख के आपको हल्का लगेगा, लेकिन देखिए अच्छा से देखिएगा। ये VC प्लस VL है, इसको थोड़ा सा और अच्छा से परपेंडिकुलर दिखे, बस ऐसा बना रहे हैं इसको। ये क्या था, VC प्लस VL था ना, तो ये दो परपेंडिकुलर है, ये तो पता ही है आपको पहले से, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला लाइन, इसको सही से सुनिए, इसको थोड़ा दूर बनाते हैं, VC प्लस VL, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरा का परपेंडिकुलर है, तो ये दिख नहीं रहा है, ये दोनों के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। चलिए इसको फिगर को हम क्या करते हैं कि फिर से थोड़ा बना देते हैं कि आपके लिए आसानी हो समझने के लिए, ठीक है। आप लोग कंफ्यूजन यही चीज बनाएंगे, बस थोड़ा सा, यदि आप लोग को बनाना है तो क्या कीजिए कि अलग से वहीं पर छोटा सा बना दीजिएगा जो हम बनाने वाले, बस विजुलाइज कराने के लिए, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली हम लिख देते हैं। ये देखिए एक ऐसा आया VR, ये ऐसा आया VC माइनस VL, ठीक है। ये एक ऐसा आया, ये क्या आया V आया था आपका, ठीक है। अच्छा
अब ये आपको दिख रहा होगा, यहां से इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये भी था ना, तो ये जो मिलाए तो ये हो जाएगा VCM माइनस VLM। अच्छा, इसको तो VM हम लोग लिखे थे, और ये क्या हो जाएगा, VRM हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है साफ, इसी जो बनाए थे उसी के बगल में बना दीजिए इसको बस, ठीक है। तो हमको दिख रहा है कि ये जो VM जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर और बेस है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ VM स्क्वायर इज इक्वल टू VRM स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज और करते हैं, इसको लिखने से पहले एक लाइन हम लोग और लिखेंगे। वी हैव VRM, V इज इक्वल टू क्या होता है, RI होता है, तो R इंटू IM, ठीक है, R इंटू IM हो जाएगा। चलिए VLM जो होगा, VLM, ठीक है, ये M क्यों लिख रहे हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए VLM VRM हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो VLM का जो हो जाएगा वो XL इंटू IM, ठीक है, और VCM इज इक्वल टू XC इंटू IM, ठीक है। ये इतना हो गया। चलिए तो अब हम लोग करते क्या है, नाउ VM स्क्वायर इज इक्वल टू VRM का स्क्वायर प्लस VCM माइनस VLM का स्क्वायर। अच्छा, VM स्क्वायर VRM का स्क्वायर क्या होगा, अच्छा IM स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस इसमें से भी IM बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ठीक है। XC माइनस XL, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, होल स्क्वायर। समझ बात आ रहा है, एक सेकंड हाँ, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, ऐसा है ना, ठीक है। तो दिक्कत का बात है, तो मेरे पास आ गया IM इज इक्वल टू VM बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे VM बाई Z, जिस Z को हम लोग कहेंगे इम्पिडेंस, वेयर Z इज इक्वल टू इम्पिडेंस। इम्पिडेंस भी एक तरह का क्या है, रजिस्टर ही जैसा है, ठीक है, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा Z का, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका भी ऐसा ओम ही होगा, क्योंकि रजिस्टर का स्क्वायर है, बाकी सभी सबका ओम ही होता है, तो बाहर निकलेगा तो ओम ही निकलेगा इसमें, ठीक है। ऐसा यूनिट लिखना है तो लिख लीजिए, ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, ओम, ठीक है। तो ये इंपेडेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइंड करेंगे, ठीक है। तो IM जो है आपका, सो IM इज इक्वल टू क्या आ गया, VM बाई Z। तो हम लोग एक सॉल्व कर लिए। अभी हम लोग क्या करें, मैक्सिमम करंट का वैल्यू निकालें, ठीक है। इसका वैल्यू निकालें हम लोग, मैक्सिमम करंट का वैल्यू निकालें। अच्छा, हम लोग को करना क्या था, उद्देश्य समझिए इसको। यहाँ पे हमारे पास क्या था, I का वैल्यू I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस फाई था, ठीक है, यही ना था। तो हमको I ना निकालना था, जो फाइनली मेरा काम था I निकालना। तो I निकालने के लिए IM तो निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। IM में VM का हेल्प लेंगे या बाकी सब रजिस्टर का हेल्प लेंगे तो IM निकल जाएगा। अब फाई हम निकाल देंगे तो फाई भी निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये सब फेजर डायग्राम के हेल्प से करा, इसलिए मेथड ऑफ फेजर डायग्राम इसको कह दिए। एनालिटिकल मेथड से भी इसको हम लोग बनाकर चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले IM का वैल्यू यहाँ निकल चुका है और हम लोग फाई का वैल्यू अब निकालना सीखेंगे। अच्छा, अब एक चीज देखिए, यहां से यहां तक आपका क्या था, ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये आपका फाई था, ठीक है, और ये क्या था आपका, ओमेगा टी था। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी फिगर में लिखते हैं, tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, VCM माइनस VLM बाई VRM,
अच्छा VCM को हम लोग क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू आर फाई होता है, तो इसको हम लोग XC माइनस XL बाई आर नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग का फाई का वैल्यू नहीं आ गया, tan इनवर्स XC माइनस XL बाई आर। यहां से फाई भी तो निकाल लिए, दोनों चीज निकल गए। पहले हम लोग IM निकाले और फाई निकाल लिए, ठीक है। चलिए इसको यहां तक उतारिए। ये फाइनली जो लिखा हुआ इक्वेशन को लिखा हुआ रहता है। एक चीज और बनाएंगे, वो बस लास्ट फिगर है, वो बनाएंगे, कुछ लिखना है अभी और। आप देखिए हम लोग को करना क्या है, हाँ फाइव tan फाइव इज इक्वल टू क्या आया था, XC माइनस XL बाई आर आया था। तो हम लोग ये कहते क्या है कि tan फाइव का वैल्यू आया था ना, इस फिगर से देखते हैं। तो ये जो V है ना वोल्टेज, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, Z है, हम मानते हैं। क्यों मान रहे हैं भाई, एक वोल्टेज है तो वोल्टेज का तो पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, Z हो गया आपका करंट के हिसाब से। तो ये आपका Z ऐसा हो गया, हाँ। तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा VCM एंड VLM, उसको क्या माने थे, XC माइनस XR। तो ये जो माने थे हम लोग क्या माने थे, XC माइनस XR। और इसको यहां से यहां तक का लेंथ को क्या माने थे हम लोग, VRM है ना, तो यहाँ पे R माने थे। तो यही का फाइव दिए थे, tan फाइव इज इक्वल टू, यानी कि ये Z का वैल्यू हो गया, ठीक है। Z का वैल्यू ऐसे भी निकाल लिए हम लोग, XC माइनस XL बाई R, ठीक है। समझ में बात आ रहा है। चलिए इसको उतारिए। तो इस तरह से tan फाइव इज इक्वल टू XC माइनस XL बाई R आ गया। और आपको Z का वैल्यू निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके भी हम निकाल सकते हैं Z का वैल्यू, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। इसको उतारिए, बाकी सब अभी हम लोग मिटाएंगे। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। we know that क्या, if XC is greater than XL, ठीक है, यानी कि जो रिएक्टेंस जो होगा कैपेसिटर का वो ज्यादा रहे इंडक्टर के रिएक्टेंस से, देन सर्किट इज predominantly कैपेसिटिव इन नेचर। वो कैपेसिटर का पावर ज्यादा है तो कैपेसिटिव नेचर हो गया। एंड फाई इज पॉजिटिव। फाई क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो सिंस XC माइनस XL इज ग्रेटर देन 0, सो चूंकि ये कैपेसिटिव नेचर है, सो द करंट इन द सर्किट इज अहेड ऑफ वोल्टेज। करंट लीड्स द वोल्टेज, या अहेड द वोल्टेज of the source। XC is smaller than XL, then circuit is predominantly inductive in nature, and phi is negative since
XC minus XL smaller than 0. So the current in the circuit lags behind the voltage. पहले करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, वो आगे था. अभी क्या कर रहा है, करंट जो है वोल्टेज से पीछे. ठीक है, बस ये आपका खत्म हो गया. कौन सा, फेजर डायग्राम के फॉर्म में जो बनाए हैं, ये जो फॉर्मूला जो मेरे पास आया है फाई का, वीएम का, ये हम लोग का खत्म हो गया. ठीक है, अब हम लोग को क्या करने का है कि एनालिटिकल मेथड से इसको हम लोग बनाकर चेक करेंगे. ठीक है, चलिए इसको उतारिए. और डायग्राम से समझना है तो इसको समझिएगा. डायग्राम बना देना है. ये वोल्टेज हो गया, ये ओमेगा टी. ठीक है, वीएम साइन ओमेगा टी. और ये आई है आपका, ये मान लीजिए 90 डिग्री नहीं है, ये फाई है, तो आई आपका हो गया. तो ये मान लो ऐसा होगा, ये फाई का वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए खाली फाई लिखे, कोई भी एंगल हो सकता है. अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं सिनुसॉइडल फॉर्म में. तो वोल्टेज का तो ऐसा होता है, करंट का तो ऐसा होता है. ठीक है, तो ये तो वोल्टेज ऐसा हो जाता है. ठीक है, अब करंट जो आपका है वो क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका ओमेगा टी. ठीक है, तो ये मान लीजिए ओमेगा टी प्लस फाई है, तो कुछ फाई या फर्क होगा इसका. चलिए तो एनालिटिकल मेथड की तरफ आ जाते हैं. लिख लीजिएगा एनालिटिकल मेथड, हम यहाँ नहीं लिखेंगे. अब इसमें देखते हैं क्या है कि मेरे पास था V इज इक्वल टू L di बाई डी टी प्लस आर आई प्लस क्या था, Q बाई सी. यही ना था. अच्छा, तो ये जो V हो गया वो Vm साइन ओमेगा टी बराबर L di बाई डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू बाई सी. ठीक है, अब देखिए हेयर करंट I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. ठीक है, और हम लोग डी आई बाई डी टी कर देंगे तो ये डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत का बात तो नहीं है कहीं से. सब का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं. इस इक्वेशन में पुटिंग ऑल वैल्यूज इन वन वी गेट, क्या मिलता है भाई, एल डी आई बाई डी टी के जगह क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर आई के जगह पे क्या लिख देंगे, डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. ऐसा हो गया. हम लोग लिखते हैं this equation is like forced damped oscillation. ठीक है, फोर्स डैम्पिंग ऑक्सीलेशन होता है. ठीक है, तो उससे जो इक्वेशन जो इस टाइप का फॉर्म में रहेगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप का जो भी चीज रहेगा फॉर्म में, उसमें क्या करते हैं ना, कोई पार्ट लेते हैं, कोई बॉडी है, उसमें फोर्स लगाते हैं, तो उससे जो ऑक्सीलेशन जो निकलता है, उसमें जो ऑक्सीलेशन जो आता है, उसका एक फाइनली इक्वेशन आएगा. ठीक है, तो उसी टाइप का ये फॉर्म में है.
और उसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो फाइनली इक्वेशन आ जाएगा, फोर्स डायमेंशनल ऑक्सीलेशन, सो वी गेट एन इक्वेशन Q is equal to QM sin ओमेगा t प्लस थीटा। समझ में बात आ रहा है? QM sin ओमेगा t प्लस थीटा हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फाइनली आ जाएगा। ठीक है, इसको बस यहां से डायरेक्टली हमको यहां पे लिख देने का है। ठीक है, उसमें ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। अब हम लिखते हैं dq बाई dt करेंगे तो QM ओमेगा, क्यों कर रहे हैं भाई dq बाई dt? हम लोग dq बाई dt करके क्या करेंगे, इस सब जो फाइनली जो इक्वेशन होगा इसमें हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा क्लियर टाइप का दिखेगा और अच्छा से दिखेगा, इसीलिए हम लोग करेंगे इसमें। तो फाइनली इक्वेशन ये आ रहा है इसका। ठीक है, QM ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस QM ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, ये ऐसे आपका हो गया डी क्यू बाई डी टी और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ये दोनों का दोनों हमको निकालने का है। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये q का वैल्यू डी क्यू बाई डी टी और डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का स्क्वायर यहां पे डालेंगे। ठीक है, तो फाइनली एक क्लियर टाइप का इक्वेशन आएगा। उस इक्वेशन को भी हम लोग डायरेक्टली अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, उसको हम लोग डाल के और बहुत लंबा करेंगे तो पूरा 2-3 पेज चल जाएगा, तो हम लोग उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। याद रखना है कि फाइनली मेरे पास कौन सा इक्वेशन आया था, ये और ये तीनों का वैल्यू जब इसमें डालेंगे एक इक्वेशन आता है, उस इक्वेशन का वैल्यू अभी हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए इसको यहां तक उतारिए और यहां पे खाली लाइन लिखते हैं। अच्छा, इसको मिटा देंगे। पुटिंग द values of q dq by dt and d square q by dt square in the above equation, we get QM omega r cos omega t plus theta plus XC माइनस XL साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में आपका फाइनली इक्वेशन आ जाएगा जब हम ये सब वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। जो डी स्क्वायर क्यू डी टी स्क्वायर जो करके जो पूरा इक्वेशन है उसमें डालेंगे तो ये फाइनली आएगा। लिखिएगा हेयर XC is equal to 1 by omega C is equal to capacitive reactance and XL is equal to omega L is equal to inductive reactance। और हम लिखते हैं multiplying and dividing the above equation by z is equal to root under r square plus xc minus xl का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, QM ओमेगा z प्लस r बाई z cos ओमेगा t प्लस थीटा प्लस xc माइनस xl बाई z साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ये हो जाएगा VM साइन ओमेगा t। ठीक है, अच्छा, लेट r बाई z इज इक्वल टू cos फाई XC माइनस XL बाई z इज इक्वल टू साइन फाई। सो QM ओमेगा z cos फाई cos ओमेगा t प्लस थीटा प्लस साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा QM ओमेगा Z, और ये क्या हो जाएगा cos ओमेगा t प्लस थीटा माइनस फाई। ठीक है, ऐसा QM ओमेगा Z। यहां एक चीज और लिख दीजिएगा, tan फाई इज इक्वल टू XC माइनस XL बाय R। ठीक है, यहां से आ जाएगा इस दोनों से। ठीक है, चलिए यहां तक लिखा है। ये जो वैल्यू हो गया वो किसके बराबर हो रहा है, Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये वाला फाइनल इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग यहां मिटा देंगे पूरा। मेरे पास हो गया QM ओमेगा Z cos ओमेगा t प्लस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t। अब Vm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QM ओमेगा Z। ठीक है, यहां पे हो गया, एंड थीटा माइनस फाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। देखिएगा, इसको माइनस पाई बाई टू होगा तो ये ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, तो माइनस कॉमन ले लेते, तो 90 माइनस ओमेगा टी माइनस कॉमन ले लेंगे, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस ओमेगा 90 माइनस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी हो गया। तो थीटा माइनस फाई का वैल्यू क्या हो जा रहा है आपका माइनस पाई बाई टू, और Vm का QM ओमेगा Z। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, Vm इज इक्वल टू, यहां पे इसको लिखिएगा, Vm को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ImZ, ये तो पहले भी लिखते आए हैं। ठीक है, Vm और Im में रिलेशन है ना, वो इंपेडेंस जो Z जो आपका है वो एक्चुअली में रजिस्टर के जैसा काम कर रहा है। तो V इज इक्वल टू RI, तो Vm इज इक्वल टू ImR। ठीक है, तो R की जगह पे Z लिख दिए हैं ताकि LCR सर्किट है। तो ये वाला आपका फाइनल इक्वेशन आया, यहां तक इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन था, सो वी हैव इक्वेशन dq बाई dt का वैल्यू लिया हुआ था I इज इक्वल टू क्या था QM ओमेगा, क्या था भाई, cos ओमेगा t प्लस थीटा, यही था ना। I इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ QM ओमेगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या आ गया QM ओमेगा cos ओमेगा t प्लस थीटा। इसको हम लोग लिख देंगे I इज इक्वल टू Im cos, अच्छा ओमेगा t प्लस थीटा है ना, तो थीटा की जगह माइनस पाई बाई टू और प्लस फाई, तो थीटा का वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा तो देखा जाए, इसको कोना में कहीं पे लिखिएगा, माइनस पाई बाई टू प्लस फाइव, कॉस, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कॉस माइनस, ये क्या होगा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, cos 90 और जो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, सॉरी माइनस फाइव, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहां पे इसको प्लस कर दीजिएगा ना, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया, तो ये प्लस फाइव हो गया। ठीक है, यहां हम डायरेक्टली इसको क्या लिख देंगे Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, I का वैल्यू, यही वाला इक्वेशन था फाइनली। तो Im इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, Im Z इज इक्वल टू Vm, वी हैव Im इज इक्वल टू Vm बाई Z, और Z का वैल्यू पता है Vm बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, और फाई का वैल्यू क्या है tan फाई इज इक्वल टू हम निकाल चुके हैं XC माइनस XL बाय R। ठीक है,
तो यहाँ दोनों चीज को निकाल दिया तो ये पूरा तरह से वेक्टर डिफाइंड हो गया। ठीक है, ये चीज आपका एक्चुअली में हो गया, दोनों चीज का IM का भी निकल गया और फाई का वैल्यू निकल गया। इस तरह से ये पूरा चीज डिफाइंड हो गया। चलिए इसको उतारिए। तो चलिए RLC सर्किट हम लोग देख रहे थे। तो RLC सर्किट में एक प्रॉपर्टी देखेंगे और वो प्रॉपर्टी है रेजोनेंस का प्रॉपर्टी। ठीक है, ये रेजोनेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जिसमें करंट जो होता है वो RLC सर्किट में मैक्सिमम पावर में फ्लो करता है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम करंट जब फ्लो करेगा तो उसको RLC सर्किट में उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेजोनेंस का प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिखते हैं। रेजोनेंस लिखते हैं, देयर इज ए प्रॉपर्टी। अभी हम लोग RLC का ही लिखते हैं, बाकी का लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में RLC का आते हैं। देयर इज ए प्रॉपर्टी इन एनी सिस्टम, इन एनी सिस्टम में कुछ सिस्टम है, इन सम सिस्टम that if the system that it oscillate at a particular frequency। ठीक है, कुछ सिस्टम में प्रॉपर्टी होता है कि पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट करता है। दिस frequency of the system will be called as natural frequency of the system, natural frequency of the system। ठीक है, वो जो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट कर रहा है वो सिस्टम, कोई भी सिस्टम, ये RLC सर्किट का बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम यदि ऑसिलेट कर रहा है तो उस फ्रीक्वेंसी को उस सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, चलिए, इफ द फ्रीक्वेंसी गिवन टू दैट सिस्टम, देखिए ये फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है ये सिस्टम, इसका कुछ ना कुछ तो एम्पलीट्यूड होगा, उस एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम मिनिमम में फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट कर रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, उस सिस्टम में एक ऐसा क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी देते हैं जो फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लगभग बराबर हो या बराबर हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी गिवन टू द सिस्टम नियर टू इट्स natural frequency, then the amplitude of the oscillation of the system increases, system increases। ठीक है, समझ में बात आ रहा है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा उस सिस्टम का, इंक्रीज करने लगेगा। अब बात कर रहे हैं, नाउ इन RLC सर्किट देयर इज also a frequency if given to the circuit, then the current in the RLC circuit becomes maximum। ठीक है, तो करंट क्या होगा उसमें, मैक्सिमम हो जाएगा। उस सर्किट पे यदि एक फ्रीक्वेंसी हम उसको देते हैं, मतलब वो मान के चलिए कि इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसका, RLC सर्किट का, तो वो फ्रीक्वेंसी हम उसको दे रहे हैं तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ने लगेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। RLC सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। द करंट इन द RLC सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। दिस frequency is called as resonant frequency of the RLC circuit, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो इस क्या फ्रीक्वेंसी इसका हो गया, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। तो चलिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है निकालेंगे अभी हम लोग। We have Im is equal to Vm by Z, यही ना था। तो Vm by Z के जगह क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब बात कर रहा है कि करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड तभी बढ़ेगा जब ये पूरा चीज मिनिमम होगा। So from equation we see that amplitude becomes maximum when XC is equal to XL, ठीक है, where XC is equal to 1 by omega C और XL is equal to omega L, ठीक है। For current to be minimum, करंट को मिनिमम होने के लिए, सॉरी मैक्सिमम होने के लिए हाँ ठीक है, XC is equal to XL हो गया, इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। So let that frequency be omega naught, then XC is equal to XL, यानी कि 1 by omega naught C is equal to omega naught L। तो omega naught स्क्वायर is equal to 1 by LC। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 by रूट अंडर LC। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है आपका कि एम्पलीट्यूड जो आपका है करंट का मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। इसमें वो मैक्सिमम कब होगा, मतलब करंट आपका मैक्सिमम आ जा रहा है। और करंट मैक्सिमम कब हो रहा है, XC माइनस XL जब बराबर हो जा रहा है तब, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये जब करेंगे तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर LC निकाल चुके हैं। अब इसको मिटाएंगे। वेरिएशन ऑफ Im with ओमेगा इन RLC सर्किट, ठीक है। अब एक हम लोग ग्राफ टाइप का बनाएंगे। ग्राफ कभी भरेंगे नहीं, बस इसको अभी बना रहे हैं, भरने का काम हम लोग करते हैं। ये हो जाएगा Im, ये एम्पेयर में हो जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा ये ओमेगा होगा, ये मेगा रेडियन पर सेकंड, ये इधर जाएगा, इसका वैल्यू 1 है, ये 0.5 0 1.5 2, यहाँ पे हम लोग ले लीजिए 0.5 एम्पेयर, यहाँ ले लेते हैं 1 एम्पियर, ठीक है। चलो अब क्या है, हाँ इसमें लिखने का है, ये तो आपका हो गया। अभी इसको बनाएंगे पूरा। इसमें क्वेश्चन है
वेरिएशन ऑफ आई एम विथ ओमेगा या आरएलसी सर्किट ये बनाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन देंगे उसके साथ इसको बनाना है। वी हैव सेल्फ इंडक्टेंस L is equal to 1 millihenry and capacitance C is equal to 1 nanofarad। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमको बनाना है ड्रॉ ग्राफ फॉर R is equal to 100 ohm and R is equal to 200 ohm। ठीक है, चलिए तो इसको बनाने का है, देखते हैं इसमें क्या करने का बोल रहा है। देखिए बात कर रहा है ना, इसमें जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड जो करंट का है वो ओमेगा के साथ वैरी कर रहा है आरएलसी सर्किट। ये तो हमको पहले से पता ही है। तो आरएलसी सर्किट में ओमेगा क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। और उसका जो एम्पलीट्यूड जो आईएम का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब हो रहा था, करंट का एम्पलीट्यूड एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पहले हमको निकालने का है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस एल का वैल्यू और कैपेसिटेंस का वैल्यू आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है R इज इक्वल टू 100 ओम और R इज इक्वल टू 200 ओम पर। तो देखिए सबसे पहले IM तो ओमेगा के साथ वैरी करेगा ही, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC, 1 बाय रूट अंडर 1 इंटू 10 टू द पावर -3 और 1 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, अच्छा ये जो होगा -12 हो जाएगा तो -6 बाहर निकल जाएगा तो ऊपर आ जाएगा तो 10 टू द पावर 6 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अच्छा तो इसको 1 मेगा रेडियन पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो ये 1 मेगा रेडियन इसीलिए यहां पे बना दिया गया था। ठीक है, ये मेगा रेडियन पर सेकंड है, मेगा मतलब 10⁶ से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। यानी कि यहां पे एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू जो होगा ना इसका आरएलसी सर्किट का वो मैक्सिमम होगा और करंट क्या होगा इसमें मैक्सिमम पावर से फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा अब बात दरअसल ये है, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वी नो दैट, रेजोनेंट क्या जानते हैं हम लोग, IM इज इक्वल टू VM बाई R। ठीक है, तो VM का वैल्यू कितना है आपका, तो IM का जो वैल्यू है, तो VM का वैल्यू क्या दिया वोल्टेज का, अच्छा VM का वैल्यू यहां दिया हुआ है, VM का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। अब देखिए VM का वैल्यू क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100, तो ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, कब होगा ये मैक्सिमम करंट हो सकता है 1 एम्पियर। ठीक है, किसमें, R इज इक्वल टू 100 ओम वाला में। ठीक है, अब R इज इक्वल टू 200 वाला में, 200 ओम। IM इज इक्वल टू VM बाई R, 100 बाई 200 यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका भी करंट का वैल्यू मैक्सिमम है 0.5 एम्पियर है करंट का मैक्सिमम वैल्यू, और इसमें करंट का मैक्सिमम वैल्यू 1 एम्पियर। लेकिन ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे देगा, ऐसा फ्रीक्वेंसी जहां पे 1 मेगा रेडियन पर सेकंड है। ठीक है, यदि 1 मेगा रेडियन पर सेकंड उसका फ्रीक्वेंसी हो जाए तो ये करंट का वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, और ये होगा कब, अभी देखा जाए तो पीछे चल जाए तो हम लोग देखते हैं कि XC इज इक्वल टू XL हो गया था, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों रिएक्टेंस को जब कैंसिल कर लेंगे, और कब कैंसिल हो रहा है, जब ओमेगा नॉट का वैल्यू
इतना हो जा रहा है तब, यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आने पर वो कैपेसिटर और इंडक्टर वो क्या कर रहा है, अपना रिएक्टेंस को एक दूसरे में काट ले रहा है और करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहा है। ठीक है, समझ बात आ रहा है कि हो क्या रहा है कि ये पूरा का पूरा जो सर्किट है वहां पर आपका आधी फ्रीक्वेंसी जो आपका है वो नेचुरल उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आ जाए तो उस समय क्या होगा कि जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस होगा यानी इसका रजिस्टर और इंडक्टर का जो रजिस्टर होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा, एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा। तो एक्सी माइनस एक्सएल का वैल्यू 0 हो गया था और उस समय जब बराबर जैसे ही करेगा तो इस पूरे सर्किट में जिसमें तीनों चीज लगा हुआ था, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर तो अपना रेजिस्टेंस को खत्म कर लिया अपने में कैंसिल करके, तो सिर्फ रजिस्टर किसका बचा, उसका सिर्फ रजिस्टर का रेजिस्टेंस बचा। तो इसीलिए करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि रजिस्टर सिर्फ रेजिस्टेंस का बचा, बाकी दोनों अपना कैंसिल कर लिया। ये बात समझ में आ रहा है। तो देखिए इसमें होगा क्या कि ये जो करंट जो है ये ऐसे जाएगा, किसमें, 1 एम्पियर जाएगा जब R इज इक्वल टू 200 एम्पियर रहेगा। ठीक है, और इसका जो ओमेगा नोट दोनों का सेम है, R भले दोनों का अलग अलग है लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या है, सेम है। तो इसको ऐसे हम लोग बनाएंगे। और उसके बाद जो है इसका जो लिखेंगे इसको लिख देंगे R इज इक्वल टू क्या होगा, 100 ओम का। ठीक है, पहला वाला का, और उसका R इज इक्वल टू 200 जब बनाएंगे तो ये क्या होगा, R इज इक्वल टू 200 ओम वाला। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। इस समय में आ गया और क्या है, अब हम लोग एक रेडियो का एग्जांपल देंगे कि रेडियो का एग्जांपल में रियल में इसका क्या मतलब होता है। What happens in radio circuit in which is also a RLC सर्किट। तो रेडियो भी क्या होता है, RLC सर्किट होता है। तो उसमें होता क्या है हम आपको अभी समझाएंगे। उसमें ट्यूनिंग करने वाला सिस्टम होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है वो यहां से पता चलेगा RLC सर्किट से। तो चलिए इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। इन रेडियो देयर इज एन RLC circuit and the antenna of the radio is actually a receiver signal receiver लिखते हैं इसको, सिग्नल रिसीवर which is connected to RLC सर्किट ऑफ द रेडियो। रेडियो के RLC सर्किट से क्या होता है, वो कनेक्टेड रहता है। तो होता क्या है, सिंस एंटीना रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम मेनी स्टेशन एट ए टाइम, एक टाइम में बहुत सारा सिग्नल उसको मिल रहा है, and each signal नहीं ऐसे लिखते हैं स्टेशन एट ए टाइम। ठीक है, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। द ट्यूनिंग of the radio is done to catch the good strength signal of
एनी पार्टिकुलर स्टेशन। ठीक है, पार्टिकुलर स्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, गुड स्ट्रेंथ हम लोग को मिलता है जब हम ट्यून करते हैं रेडियो को। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, इन ट्यूनिंग वी actually change the capacitance of the कैपेसिटर। ठीक है, हम लोग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, सो दैट द capacitive reactance and the inductive reactance cancel Xc and XL cancel each other and the current amplitude becomes maximum in the circuit। ठीक है, और करंट एम्पलीट्यूड क्या बन जाए, उसमें मैक्सिमम बन जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके कैपेसिटर का कैपेसिटेंस को क्या करते हैं, हम लोग चेंज करते हैं, वेरिएबल कैपेसिटेंस हम उसको चेंज करते रहते हैं। सो फॉर पर्टिकुलर स्टेशन we get a particular good strength signal। ठीक है, as every signal have different natural frequency। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी को इस अनुसार से एडजस्ट करते हैं कि उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लगभग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कौन सा जो सिग्नल आ रहा है उस सब का अपना अपना फ्रीक्वेंसी ना, हर एक सिग्नल अपना अपना फ्रीक्वेंसी से है, तो हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं किसके फ्रीक्वेंसी को मिलाने के लिए, सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पे। जैसे ही हम सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से जब हम मिलाते हैं, as soon as the frequency of the signal matches with the natural frequency of the circuit, the current amplitude becomes maximum। ठीक है, in the circuit, तो करंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा सर्किट में। ठीक है, चलिए, दिस क्या कर रहे हैं हम लोग, दिस maximum current can only be achieved in RLC circuit, means we cannot receive signal in RL सर्किट, RL और LC सर्किट। ठीक है, तो उसमें हम लोग नहीं कर सकते। क्यों कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे करंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस को मिला दे रहे हैं, और इस कारण से क्या हो रहा है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी जो आपका है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो रहा है,
कि एडजस्ट कर दे रहे हैं, मतलब ऐसा फ्रीक्वेंसी बना दे रहे हैं ना सर्किट का। देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटिव का जो रिएक्टेंस है ना, उसका वैल्यू हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस से क्या कर रहे हैं, बराबर करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही बराबर कर रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो करंट का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब करंट का वैल्यू जैसे ही मैक्सिमम होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि वो पार्टिकुलर जो सिग्नल है उसका जो करंट है उसमें हम लोग बहुत तेजी में करंट फ्लो करेगा और उससे उसका सिग्नल को हम लोग अच्छा से पकड़ सकते हैं। और इस तरह से कोई पार्टिकुलर स्टेशन हम लोग रिसीव करते हैं। सब में होता है, अभी भी होता था, पहले टीवी में भी होता था। टीवी को भी हम लोग क्या करते थे, ट्यूनिंग करते थे, एंटीना ऊपर में लगा हुआ रहता था। अब तो बाद में एनालॉग टाइप का टीवी आ गया है, तो इस कारण से अब अलग हो गया। लेकिन पहले जो सिस्टम था तो उसी टाइप का उसमें सिस्टम था कि सिग्नल जो आ रहा है उसको एडजस्ट कीजिए और उसके लिए ट्यूनिंग एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता था, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए, ये हो गया है।